फायरवर्क ऑफ माय हार्ट के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर सैंग क्लियर बोल देता है, भाई मैं पहले तुमसे प्यार करता था, अब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिंग थोड़ी सी उदास हो जाती है, बोलती है कि आप पहले किया करते थे। उतने देर में उसकी जो सीनियर होती है, जो लेडी होती है, जो उसे भी पसंद किया करती है अपने सेंग्यान को, वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो आके पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतने बड़ा कट कैसे लग गया। उसके बाद वो सेंग्यान को बड़े प्यार से कपड़ा पहनाना स्टार्ट करती है, बोलती है जल्दी पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, मैं तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आती हूँ, मतलब मेरे पास चप्पल रखे हुए हैं, तुम्हारे जूते भीगे हुए हैं, और जल्दी से भाग के जाती है। और ये सब हमारी मिंग देख रही होती है, उससे जेलसी हो रही होती है। उसके बाद जैसे वो बाहर जाती है, वो पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो वो बोलती है कि तो साफ साफ मुझे मना क्यों नहीं कर देते कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम समझते नहीं हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सब चीज़ भुला के मैं तुम्हें फिर से अपना लूँ और फिर से तुम वही चीज़ें करोगी, तो मैं सह नहीं पाऊँगा। वो समय अलग था, मैं यंग था, तो मैं वो सभी चीज़ें बर्दाश्त कर गया था, लेकिन अब मेरे पास वो हिम्मत नहीं है कि दोबारा मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकूँ, ठीक है। मिंग बताती है कि उस समय मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हम खुद को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे रिश्ते को कैसे बचा पाते हैं। तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी, मेरी माँ के आगे मुझे झुकना पड़ा, लेकिन इस समय हम स्टेबल हैं, मैं तुम्हें अपना सकती हूँ। तो ये सब वो बोलते हैं। वो बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, समझे, तुम्हें मुझे कुत्ते की तरह निकाल फेंका था अपनी ज़िंदगी से, कि जिसका मन भर जाए बस उसे एक झटके में निकाल के फेंक दो। एक बार तुमने मुझे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता था। एक बार तुम मुझे बस बता देती कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन तुमने सीधे मुझे धक्के निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। तो अब ये सब बातें करना एकदम बेकार है। और उसके बाद वो उस कमरे से निकल जाता है, लेकिन वहाँ मिंग रो रही होती है। वो बाहर उसका वहीं पर गेट पर खड़ा होकर वो बस रोने की आवाज़ सुन रहा होता है, लेकिन वो मजबूर था कि इस बार वो रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि वो न जाने कि उसने पास्ट में कितनी सारी चीज़ें उसने फेस किया था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर निकलते उसकी सीनियर उससे मिल जाती है। उसके बाद वो भी पूछने लगती है क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो इससे पहले भी उसने तुम्हारे बारे में बहुत पूछा है, क्या तुम उसके साथ फिर से वापस मिल जाओगे, तुम लोग एक हो जाओगे, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं तुम पे गिव अप कर दूंगी। सो अपना सेंग्यान यहाँ क्लियर बोलता है, तुम या कोई और, समझी ना, कोई भी अब मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है, तो ये सब प्रयास करना छोड़ दो, अब मैं इन सब चीज़ों में पढ़ने वाला हूँ नहीं। तो कुछ समय बाद मिंग के पास एक रिपोर्ट आती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जिस आदमी को उन लोगों ने झील के पास गाड़ी में से निकाला था, जिसके काफ़ी वो घायल हो गया था, वो ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, उसे मतलब सिंड्रोम से कुछ वायरस है, और उसके संपर्क में जो जो आया था, उसके खून के संपर्क में हो सकता है उसे भी वो उस वायरस झेलना पड़े, या फिर उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो वो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वो उसके अपने सेंग्यान और उसके तीनों जो वर्कर्स थे, तीनों दोस्त थे, जो भी देशती होंगे वो, तो वो सब को वो वापस बुलाती है, क्यों बोलती है कि ये बहुत ज़रूरी है, तुम लोग को आके अपना चेकअप कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट देना पड़ेगा, ये बहुत रिस्की मामला है। और वो पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड है, इस बात की जानकारी उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली ने नहीं दी थी। यहाँ पर उस बात को लेकर बहस हो रहा होता है कि उन लोगों की वजह, इनकी गलती की वजह से और भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मिंग जो होती है 3 गोलियां देती है, जो कि काफ़ी रेयर होती हैं। वो बोलती है कि हमारे पास अभी 3 ही बचा है, कल सुबह मैं एक और मंगा लूँगी और तुम खा लेना और अपने को 2 दोस्त को भी दे देना। लेकिन तो वो लोग 4 लोग थे, तो वो बोलती है कि प्लीज़ तुम इसे ज़रूर खा लेना, क्योंकि तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा बहा था और तुम उसके इन्फेक्शन में ज़्यादा आए थे उनके साथ में, मतलब उस पेशेंट के, तो तुम्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो प्लीज़ इसे एक तुम खा लेना, बाकी उन दोनों को दे देना जो उससे थोड़ा सा भी दूर हो। लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो जाने लगता है, तो वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना, तुम ये 3 गोलियाँ अपने उन तीनों वर्कर्स को दे दोगे। और वो ऐसा ही होता है, वो ले जाके उसे देता है। तो उसके वर्कर्स भी बोलते हैं नहीं सर, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग एकदम फिट हैं, हम में से किसी को भी एक आप गोली नहीं दोगे तो हम लोग को चल जाएगा। लेकिन वो बोलता है मेरा ऑर्डर है, इसे ले लो, क्योंकि वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अराउंडिंग थी, समझे, अगर कुछ भी तुम लोग को हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं रहता हूँ। तो उसके ऑर्डर पे वो लोग 3 गोलियाँ खा लेते हैं। तो अपनी मिंग बोलती है कि हाँ मुझे पता था तुम ये गोली नहीं खाओगे, इसलिए तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे और मेरे ऑब्जर्वेशन में रहोगे, कि ताकि अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो राजी हो जाता है, क्योंकि वो वायरस किसी को भी हो सकता था, किसी को भी फैल सकता था। देन कुछ देर बाद मिंग जो होती है एक हॉस्पिटल में कॉल लगा के उससे उन लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो गोली में भेज दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब तो वो सुबह में ही डिलीवर हो पाएगी। लेकिन वो बोलती है कि प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें वो अपना सेंग्यान सुन रहा होता है कि वो कितना रिक्वेस्ट कर रही है। लेकिन अब वो कितना भी चाहे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार वो जल्दी हाँ बोलेगा अपनी मिंग को। सो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोगों ने वो जो मेडिसिन होती है उससे भेजा दिया होता है, और मिंग उसे इतना तेज़ी से लेकर आ रही थी कि जैसे सेंग्यान बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लेकिन वो सीरियस वाली बात थी, क्योंकि उस घटना को हुए 24 घंटे होने वाले थे, उससे पहले वो मेडिसिन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उसने अपना सेक्रीफाइस करके अपने वर्कर्स का वो गोली खिला दी थी। तो यार ये लिटरली अपने मिंग जो है सेंग्यान को अब बहुत ज़्यादा चाहती है।
तो वापस से अपने वर्क प्लेस पे आने के बाद उसका दोस्त उससे फ्यूचर के बारे में पूछ रहा होता है कि सेंग तुम क्या करने वाले हो अपने फ्यूचर का, क्या तुम यहीं रहोगे। तो सेंग बोलता है कि ये जगह छोड़ के मैं और कहाँ जाऊँगा, तुम्हारा कुछ अलग प्लान तो नहीं है। लेकिन वो बताने लगता है कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो मुझे सहारा बनना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। ऊपर से मेरी जो फियांसी है वो भी वहाँ की है। तो ये सब बातें वो मतलब ऐसा कर रहा था कि वो उसे छोड़ के जाने वाला है, जा सकता है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत भी मत करना, हमारा कॉम्पिटिशन भी आ रहा है, तुम्हारे बगैर मैं क्या ही करूँगा। सो वो बोलता है ठीक है मैं देखूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर प्यार से बोल रहे हो, है ना, कि तुम चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बोला हाँ मेरे बाप, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के जाना नहीं। तो वो भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब सेंग अपने वो लाइटर को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ, तो उससे उसके दोस्त का जो रेजिग्नेशन का लेटर होता है, ट्रांसफ़र का लेटर होता है भाई, वो लिटरली उसके हाथों में लग जाता है, जो उसने लिख कर रखा हुआ था। और वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था सेंग को बताने की। तभी सेंग का दोस्त साईं वहाँ पे आ जाता है और वो लेटर छीनने लगता है। तो वो पूछने लगता है आखिर ये है क्या, कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे और तुम ऑलरेडी ये प्रिपरेशन करके रखे हो यहाँ से ट्रांसफ़र करने के बारे में। तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा, क्या सोचा था तुमने यार, कि अचानक से आओगे और बोलोगे कि यार मेरा ट्रांसफ़र हो गया मैं जा रहा हूँ। हाँ तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लिटरली सेंग का प्रॉब्लम ये था ना कि वो अकेला था, वो पूरी उतना उसके एक ही दोस्त था जो इतने खास था, उसके साथ खाना साथ सोना वही जो बातें उसके होती ही रहती है हमेशा। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे डिस्कस तक नहीं किया। तो बोलता है मैं बताने वाला था, लेकिन वो बोलता है कब बताने वाले थे, जब तुम यहाँ से चले जाते और अचानक से आके बोलते है सेंग मैं जा रहा हूँ, बाय गुड बाय, फिर से कभी नहीं मिलेंगे मुझसे, ये सब बातें तुम कर रहे हो। हाँ सो ढेर सारे बहस के बाद आखिर सेंग हार जाता है और एप्लीकेशन को नीचे रख के बोलता है भाई मैं जो मर्जी तो तुम करो, लेकिन मैं कंपटीशन अकेले जिताऊंगा और अपने यहाँ का झंडा जो मैं खुद ही लहराऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और सेंग का दोस्त साई बस वो देखता रह जाता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, एक तरफ दोस्त है दूसरी तरफ परिवार है, दोस्त जो इतने समय तक मेरे साथ रहा है। सो नेक्स्ट डे से सेंग अपने वर्क प्लेस में एकदम गुस्से में रहता है और लिटरली उन लोगों से इतनी ज़ोरदार मेहनत करवाता है। और उन लोग जैसे फायर वर्कर्स जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उन लोग का ये सब लगता है बहुत ही ईजी वाला काम है। लेकिन जब उन लोगों से रियल फेस यूज़ होता है कि मुश्किल सिचुएशन में वो लोग कैसे फेस करेंगे, तो उसके जो वर्कर होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि वो जो नए रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब संभाल नहीं पाते हैं। तो सेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उन लोगों से। तो बोलता है कि तुम लोग इस तरह हमारे फ्लैग को जिताओगे, हम इस तरह हम लोग नंबर 1 पे बनेंगे, और ये सब चीज़ें वो बोल रहा होता है। तो वो फिर बोलता है कि ठीक है 20 मिनट के बाद हम फिर से यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है ना। तो वो लोग बोलते हैं 20 मिनट, अरे बाप रे। फिर तो उसके बाद उसके साईं आके बोलने लगता है कि 20 मिनट बहुत कम समय इन लोग के लिए, थोड़ा तो टाइम दे दो इन लोग को। उसके बाद वो गुस्से में बोलते हैं हाँ 10 मिनट के अंदर तुम लोग फिर से रेडी हो गए, फिर से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो वो लोग भी डर जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। कभी अपने सेंग सर ने कभी भी साईं सर को इस तरह जवाब नहीं दिया है और इतने गुस्से में कभी नहीं बोला है, आखिर क्या हो रहा है इन लोगों के बीच। तो उसमें से एक बोलता है अरे चाहे जो भी हो हमारा समय तो घट गया ना। सो साईं अब सेंग को मनाने की कोशिश करता है। वो खाना जहाँ पे खा रहा होता है वहाँ पे जाके सोचता है कि मैं उसके पास बैठ के उससे बातें करूँगा, लेकिन सेंग फिर वहाँ से भी गुस्से में उठ जाता है। तो सब लोग उसे बस देख रहे होते कि इतनी पक्की दोस्ती है इन लोगों के बीच में, कभी लड़ाई नहीं होती कि इस बात को लेकर ये लोग लड़ रहे हैं। सो अब देखो अपना सेंग साईं से कितने देर तक गुस्सा रहता है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। बाय बाय।